प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका न्यू उड़ान क्लासेस के अंदर। और आज जो अपना टॉपिक होगा वो होगा अपने बीज। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने बीज के अंदर, सीड के अंदर। तो सीड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं वो है आपके बीज किसको कहते हैं डेफिनेशन के अंदर। तो डेफिनेशन दो तरीके से अपन बीज को पढ़ते हैं और दोनों चीजों के अंदर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर जो आपके क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक बॉटनी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और अपने एग्जाम्स में भी आता है। तो यहाँ सबसे पहले अगर जैसे बॉटनी के आधार पर देखें, यानी कि वनस्पति विज्ञान के आधार पर अगर देखते हैं तो बीज क्या होगा, एक परिपक्व भ्रूण होता है, परिपक्व भ्रूण, और साथ में उसके अंदर बीज चोल होगा यानी कि कवर होगा और साथ के अंदर भ्रूणपोष होता है। तो यहाँ पर एक मैच्योर एम्ब्रियो होगा। तो बॉटनी के आधार पे क्या होगा, उसको अपन बीज कहते हैं, जो कि जाइगोट से बनता है, यानी कि जब नर और मादा दोनों के जो संलयन होगा, यानी कि उनका जब फ्यूजन होता है तो क्या बनेगा, बीज बनता है। लेकिन अगर अपन एग्रोनॉमिकली देखें, क्योंकि अपने यहाँ पर अपन जो भी पार्ट लगाते हैं, अगर एग्रोनॉमी के आधार पर देखें तो बीज किसको कहेंगे, तो यहां पर क्या होगा, कोई भी पादप भाग, यानी कि जैसे मान लो कि अपन अलग अलग क्रॉप्स के अंदर अलग अलग चीज लगाते हैं, तो कोई भी पादप भाग, जैसे यहां पर कोई भी पादप भाग होगा, यहां पादपों के अंदर 4 भाग होते हैं। यहां पर अपन ने देखा था, यहां सीड की बात की तो एम्ब्रियो आ गया। तो अपने यहां पर सभी चीजें, चाहे वो अपन कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि अगर जड़ काम में ले रहे हैं तो जड़ भी अपने लिए क्या होगा, बीज होगा। जड़ के बाद में अगर पत्तियां काम में ले रहे हैं तो भी अपने पास में क्या होगा, उसको भी अपन क्या कहेंगे, वो भी अपने बीज के रूप में काम में आ रहा है। और अगर तना काम में लेते हैं तो तना भी अपने क्या होगा, वो भी बीज के रूप में काम में आ रहा है। और यहाँ पर जो अपन नॉर्मली बीज काम में लेते हैं वो भी अपने क्या हो जाएगा, अपने लिए एक बीज होगा जो नए पौधे को जन्म देता है। अब यहाँ सिंपली डेफिनेशन जो एग्रोनॉमी के आधार पे होगी वो क्या होगी, कोई भी पादप भाग जो फसल उत्पादन के लिए काम में लेते हैं या नया पौधा तैयार होता है फसल उत्पादन के लिए काम में ले रहे हैं, उपयोग में लेते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपने को ये देखना है कि जो अपन ने 4 चीजें लिखी है बीज, जैसे मान लो कि अगर आप बात करोगे तो अपन गेहूं के अंदर अपन बीज काम में ले रहे हैं, तो डायरेक्टली अपन ने क्या काम में लिया, जैसे गेहूं है, बाजरा है, धान है, इनके अंदर अपन ने क्या काम में ले लिया, बीज काम में ले लिया। लेकिन अपन ने क्या लिखा है कि जड़ और पत्ती और तना तीनों चीजें भी काम में आ रही है। तो यहां पर अगर जड़ की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, औषधीय पादप, कुछ औषधीय पादपों के अंदर ये होता है कि उसके अंदर जड़ काम में लेते हैं। जैसे सफेद मूसली है तो सफेद मूसली के अंदर अपन क्या काम में ले रहे हैं, जड़ काम में ले रहे हैं। तो औषधीय पादपों के अंदर मोस्टली अपने क्या काम में ले रहे हैं, जड़। इसके बाद में पत्तियों की बात आती है, तो पत्तियों की अगर बात करते हैं तो पत्तियों के अंदर जैसे कोई सजावटी पौधे हैं, सजावटी पौधों के अंदर काम में ले रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर आप ब्रायोफिलम की बात करते हो, ब्रायोफिलम यानी कि पत्थर चट्टा, अगर पत्थर चट्टे की बात करते हैं तो उसके अंदर पत्तियों के द्वारा ही अपन नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में अगर तने की बात करते हैं तो तने के अंदर जो भी मॉडिफाइड है, यानी कि उसका रूपांतरित रूप है, कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर गन्ना की बात करते हैं तो गन्ने के अंदर अपन तना ही प्रयोग करते हैं। आलू के अंदर आलू भी क्या है, रूपांतरित तना है। तो यहां पर आलू के अंदर गन्ना है, इनके अंदर अपन तना काम में लेते हैं। तो जड़ या पत्तियां, तना या बीज, कोई भी पादप भाग जो फसल उत्पादन के लिए काम में लेते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। अब इसके बाद में जो पॉइंट है वो है कि बीज की श्रेणियां कौन कौन सी होती है और उनमें क्या डिफरेंस है, अलग अलग उनके अंदर क्या डिफरेंस है वो अपन पढ़ते हैं। तो श्रेणियां देखिए, वैसे देखा जाए तो अपने यहाँ भारत के अंदर 4 श्रेणियां होती है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो बीज की श्रेणियां कितनी है, 5। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लो कि अपन ये कहते हैं कि भारत के अंदर अपने यहाँ पर है तो वो 4 श्रेणियां होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक श्रेणी अपने यहाँ नहीं होती, वो कौन सी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 4 श्रेणियां अपने यहाँ उगाई जाती है, उसके अलावा एक पंजीकृत बीज होता है, रजिस्टर्ड सीड होता है, पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज का उत्पादन भारत में नहीं करते हैं।
नहीं होता, यानी कि भारत में पंजीकृत बीज का उत्पादन नहीं होता है। इसलिए अपने यहाँ जो क्लासेज हैं वो कितनी होगी, 4। अब वो 4 क्लासेज कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपके मूल केंद्रक, मूल केंद्रक बीज। दूसरा मूल केंद्रक से जो आएगा वो आ जाएगा आपके प्रजनक बीज। इसके बाद में जो तीसरी क्लास होगी वो हो जाएगी आपके आधार बीज, और जो चौथी क्लास होगी वो हो जाएगी आपके सर्टिफाइड, यानी कि सर्टिफाइड सीड। 4 क्लासेज हो गई। अब यहाँ 4 क्लासेज के अंदर, इन चारों के अंदर जो डिफरेंस है वो चीज अपने को देखनी है। तो यहाँ सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक क्लास है मूल केंद्रक है, उस चीज से उत्पादन होता है वो किसका होगा, प्रजनक बीज का होता है। और प्रजनक बीज से जिसका उत्पादन होता है वो आपके आधार बीज है, और आधार बीज से आ जाएगा आपके सर्टिफाइड। तो यहाँ पर मूल केंद्रक होगा, जो सबसे पहले जो बीज है श्रेणी है वो होगी आपके मूल केंद्रक, उसके बाद में प्रजनक, उसके बाद में आधार, और उसके बाद में अपने आ जाएगा सर्टिफाइड। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण कि जो अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है मेन यहां पर ये है कि मूल केंद्रक और प्रजनक ये दोनों ही, मूल केंद्रक है आपके न्यूक्लियस, हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है, तो न्यूक्लियस सीड। इसके बाद में प्रजनक होगा वो हो जाएगा आपके ब्रीडर, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो ब्रीडर सीड हिंदी के अंदर लिखा हुआ आएगा, लेकिन हो सकता है कि प्रजनक नहीं लिखे, वो क्या कर सकता है ब्रीडर लिखे। यहां आ जाएगा फाउंडेशन, फाउंडेशन सीड, और ये आ जाएगा आपके सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित बीज। अब इसके अंदर जो डिफरेंस है, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा शुद्ध यानी कि आनुवंशिक शुद्धता सबसे ज्यादा होती है वो मूल केंद्रक की होती है और प्रजनक की भी होती है। वो एग्जाम के अंदर आपको कैसे बताना है, यहां अगर आप देखोगे तो यहां पर आनुवंशिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता, और दूसरी चीज आती है वो है आपकी भौतिक शुद्धता, दोनों चीजें। तो यहां पर सबसे पहले अगर मूल केंद्रक की बात करते हैं तो मूल केंद्रक के अंदर अपन बात करेंगे, आनुवंशिक शुद्धता होती है वो 100% होती है, और भौतिक शुद्धता होती है वो भी 100% होती है। अब बात आती है कि प्रजनक बीज, तो प्रजनक बीज है उसमें भी क्या होगा, जो दोनों ही चीजें हैं वो दोनों ही चीजें सेम होती है, यानी कि ये भी 100% और आपके भौतिक शुद्धता है वो भी 100%। अब बात ये आती है कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो देखो यहां पर डिफरेंस, जो मूल केंद्रक बीज होता है वो हमेशा किस में होगा, ये किलोग्राम्स में होता है, ये कभी भी आपके क्विंटल्स में, या अपने ये नहीं कह सकते कि इसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, माइन्यूट क्वांटिटी होती है। यानी कि जब प्रजनक इसको उत्पादित करता है तो प्रजनक इसको उत्पादित करेगा तो ये प्रजनक के पास में बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर होता है, यानी कि किलोग्राम्स में होता है। लेकिन अगर ब्रीडर को जैसे ही मूल केंद्रक बीज को अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि इसको गुणन करते हैं, तो उसके बाद में प्रजनक बीज आता है, ये हमेशा क्विंटल्स में होता है। किसमें होगा, क्विंटल्स में, यानी कि इसकी क्वांटिटी। जब मूल केंद्रक बीज को प्रजनक बीज में अपन उत्पादित कर लेते हैं, जब इसको उगाते हैं, जो अपने पास में क्वांटिटी आती है वो क्या कहलाती है, प्रजनक बीज। और दोनों ही चीजें ये प्रजनक के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है, और प्रजनक के द्वारा उत्पादित किया जाता है। साथ में यहां पर अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, वो है कि ये हमेशा जो राजकीय फार्म, हालांकि आपको बुक्स के अंदर मिलेगा, बुक्स के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि है ना, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं या केवीके हैं, सारे के सारे होते क्या हैं, वो राजकीय फार्म, केवल और केवल राजकीय फार्म। यहाँ पर आप याद कीजिए, चाहे वो केवीके हो या केवीके का हो या कोई भी यूनिवर्सिटी का फार्म हो, तो वहां पे ही इसको उत्पादित किया जाता है, कभी भी फार्मर्स या अन्य जगह पर इसका उत्पादन नहीं होता। और दोनों के अंदर ही आपके किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि प्रजनक के द्वारा ही इसका उत्पादन होगा, और दोनों ही अपने राजकीय फार्मों पे इनका उत्पादन किया जाता है। दूसरी चीज यहाँ पर केवल और केवल डिफरेंस जो होगा, वो डिफरेंस क्या है
कि मूल केंद्रक बीज है वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। वो ब्रीडर किसी भी विधि के द्वारा, चाहे वो हो सकता है सिलेक्शन कर रहा हो या हो सकता है कि वो संकरण के द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा अगर उसका उत्पादन किया है तो वो क्या होगा, एक माइन्यूट क्वांटिटी में होगा। लेकिन जब उसको अपन गुणन करते हैं, गुणन करेंगे तो कौन सा आ जाएगा आपके, वो आ जाता है आपके प्रजनक बीज। दोनों में ही आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर एग्जाम में जैसे मान लो कि चारों श्रेणियां आती हैं और चारों श्रेणियों के अंदर आपको ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा आनुवंशिक शुद्धता किसकी है, तो सबसे ज्यादा आनुवंशिक शुद्धता होगी वो मूल केंद्रक की बतानी है। क्योंकि जो पहला बीज है वो कौन सा है, पहली श्रेणी है वो मूल केंद्रक। दोनों के अंदर ही 100% आनुवंशिक शुद्धता है। लेकिन अपने को अगर सबसे ज्यादा पूछी जाती है और अगर दोनों ही नाम आते हैं तो अपने को क्या करना है, सबसे ज्यादा आनुवंशिक शुद्धता है वो मूल केंद्रक की बतानी है। इसके बाद में जो तीसरी श्रेणी है वो आता है अपने आधार बीज। अब आधार बीज के अंदर वापस अपन बात करें आनुवंशिक शुद्धता की, तो आनुवंशिक शुद्धता की बात करते हैं। यहां पर अपने को ध्यान रखना है, हालांकि अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आपको ये बताना है कि जो किसानों को बीज दिया जाता है वो 100% आनुवंशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। लेकिन यहां पर अपन क्या करते हैं, क्योंकि एक लार्ज क्षेत्र के अंदर, लार्ज एरिया में उगाते हैं तो शुद्धता को अपन थोड़ा सा कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर अशुद्धता के चांस रहते हैं। तो यहाँ पर आनुवंशिक शुद्धता है, आपको बुक्स में जो मिलेगा वो 98% मिलेगा। आप किसी भी बुक में देखोगे आपको 98 मिलेगा, लेकिन आपको 98 नहीं ध्यान रखना है, सिंपल आपको ध्यान रखना है मोर देन 98%। अब बात ये आती है कि जैसे मान लो कि अपन कहें कि इसके अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन आ जाए तो कितना करना है। अब क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता देता हूं, ये आ जाएगा आपका 98%। अब क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। क्वेश्चन का आप क्या करोगे, सिंपल ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी की बात करूं तो इसके जैसे ऑप्शंस मैंने लिखे 98, दूसरा लिख दिया 99, तीसरा लिख दिया 99.5 और चौथा लिखा मैंने 100। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है। यहां अगर बुक्स के हिसाब से आप आंसर दोगे तो बुक्स के हिसाब से तो आपको क्या करना चाहिए, 98% करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या करवाया है, मोर देन 98%। इट मींस अपने को 90 तो अपने को करना ही नहीं है। ये चीज यहां पर अपन ने इसको क्रॉस कर दिया। 100 कर नहीं सकते क्योंकि 100% शुद्धता रखना बहुत ही मुश्किल है। अब बात आती है दो ऑप्शन, तो 99 और 99.5, तो अपने को आंसर करना है वो क्या करना है, 99.5। तो आधार बीज में शुद्धता करनी है 98% से ज्यादा करनी है। अब ये दोनों ही चीजें जैसे आपके मूल केंद्र को प्रजनक के अंदर दोनों ही चीजें सेम थी, वैसे के वैसे ही ये चीज भी अपने यहां पर भी जो ब्रीडर अपना प्रमाणित बीज आएगा, सर्टिफाइड सीड आएगा, उसमें भी ऐसा का ऐसा ही करना है। क्लियर। अब अगर ऐसा का ऐसा ही है तो इनमें डिफरेंस क्या होगा वो अपने को देखना है। तो डिफरेंस के अंदर देखो, सबसे पहले तो अगर बात करते हैं तो यहां पर इसको उगाया कहां जाता है, जो आपका आधार बीज है, आधार बीज का यहां दो चीजें होती हैं। यहां पर एनएससी, अभी मैं बताऊंगा आपको कि एनएससी की स्थापना कब हुई। तो एनएससी की देखरेख में एक बात, यहां पर अब ब्रीडर का कोई काम नहीं है, ब्रीडर ने प्रजनक बीज दे दिया, उसके बाद में आधार बीज का उत्पादन कौन करेगा, एनएससी करेगी। हाँ, इसका जो उत्पादन होगा वो उत्पादन कहां होगा, वो ही वापस केवल और केवल राजकीय फार्मों पर होगा। एक चीज। अब दूसरा, अगर सर्टिफाइड की बात करते हैं तो सर्टिफाइड बीज के अंदर दोनों चीजें सेम ही है। आनुवंशिक शुद्धता भी 100% है, वो 98%, मोर देन 98 है, और भौतिक भी 98 है। तो दोनों चीजें सेम है, लेकिन यहां पर इसमें डिफरेंस क्या आता है वो देखो। आपके यहां पर आरएसएससी, यहां क्या हो जाएगा, आरएसएससी की देखरेख में एक चीज तो ये चेंज होगी। यहां किसकी थी, एनएससी, यानी कि आधार बीज का उत्पादन कौन कर रहा था, एनएससी की देखरेख में हो रहा था, लेकिन यहां किसका देखरेख में हो रहा है, आरएसएससी की देखरेख में हो रहा है। दूसरा, अब इसका उत्पादन है, यहां केवल राजकीय फार्म आ रहे थे, यानी कि तीनों ही श्रेणियों का उत्पादन है वो राजकीय फार्मों पर ही किया जा रहा था। लेकिन यहां क्या जाएगा वो बताते हैं आपको। यहां सिंपल हो जाएगा अपने राजकीय फार्मों के साथ साथ
ये इंपॉर्टेंट है प्रगतिशील किसानों पर। यहां क्या आ जाएगा, अपने जो चीज ऐड हुई है वो क्या हुई है कि राजकीय फार्मों पे तो अपन कर ही रहे हैं, राजकीय फार्मों के साथ में क्या क्या आ जाएगा, जो प्रगतिशील किसान है उनके फार्म पे भी सर्टिफाइड सीड यानी कि मूल केंद्रक का अपने इसके अंदर प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है। मूल केंद्रक, प्रजनक और आधार ये केवल और केवल राजकीय फार्मों पे उत्पादन हो रहा है, लेकिन जो आपका प्रमाणित बीज है उनको राजकीय फार्मों के साथ साथ प्रगतिशील किसानों के फार्मों पर भी इसका उत्पादन किया जाता है। और एक चीज है जो किसानों को फसल उत्पादन के लिए दिया जाता है, किसानों को फसल उत्पादन के लिए जो वितरित किया जाता है, वो वितरित किया जाने वाला बीज कौन सा है, वो प्रमाणित बीज होता है। अब इसके अंदर जो एक क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जो पूछा जाता है, इसके अंदर एक चीज आती है कि इनके अंदर टैग का कलर। तो देखो मूल केंद्रक बीज केवल और केवल किसके पास में है, वो प्रजनक के पास में होता है, तो उसके टैग की आवश्यकता ही नहीं होती यहां पर, क्योंकि इनका टैग का कलर इसलिए होता है कि जैसे जो सीड लॉट होता है जहां पे अपन उसको रखते हैं वहां इजीली उसको अपन समझ सके, या अपने कह सकते हैं कि उसको अपने को डायरेक्टली पता चल जाए कि कौन सा मूल केंद्रक है और कौन सा प्रजनक है। तो अपने को यहाँ क्या है, इनके अंदर टैग का कलर होता है, तो प्रजनक बीज होता है और आधार बीज और सर्टिफाइड। तो यहाँ पर जो प्रजनक बीज है वो है गोल्डन येलो, सुनहरा पीला, क्लियर। फिर इसके बाद में आधार बीज होगा, आधार बीज का हो जाएगा सफेद, और इसके बाद में सर्टिफाइड है, इसका हो जाएगा एजार ब्लू। हिंदी में अपन नीला ही लिखते हैं, लेकिन वैसे है ये क्या है, एजार ब्लू, क्लियर। तो यहां पर आधार बीज और सर्टिफाइड दोनों ही, आधार और प्रमाणित बीज है वो लगभग समान है, केवल डिफरेंस इतना है कि इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर एनएससी की देखरेख में इसको ना उत्पादित किया जा रहा है और यहाँ पर आरएसएससी की देखरेख में इसका उत्पादन किया जाता है। दूसरा, इसका केवल राजकीय फार्मों पे होता है, लेकिन इसको किसानों के फार्मों, जो प्रगतिशील किसान है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उनके फार्मों पर भी इसका उत्पादन किया जाता है। फिर किसानों को जो वितरण किया करते हैं फसल उत्पादन के लिए, वो कौन सा हो जाएगा, सर्टिफाइड। और दोनों के अंदर टैग का कलर एक का सफेद है और एक का नीला, यानी कि आधार बीज सफेद रंग का टैग रखता है, तो और अपने जो प्रमाणित है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके एजार ब्लू यानी कि नीला। प्रजनक बीज का होता है वो कौन सा हो जाएगा, सुनहरा पीला। मूल केंद्रक बीज का कोई भी टैग का रंग नहीं होता। इसके बाद में आता है जो बीज के अंदर जो अगली चीज आती है वो है आपके यहां पर इसके गुण, उत्तम बीज के गुण। अब गुणों के अंदर सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो सबसे पहला ही आता है आनुवंशिक शुद्धता। दूसरा अगर बात करेंगे अपन भौतिक शुद्धता, तीसरा अगर बात करते हैं अंकुरण प्रतिशत, चौथा वास्तविक उपयोगिता मान, वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू, इसको बोलते हैं रियल वैल्यू। क्लियर। और इसके बाद में आता है ओज। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिक शुद्धता यानी कि जेनेटिक प्योरिटी। तो कोई भी बीज, हालांकि अपने देखा कि आधार बीज के अंदर मोर देन 98% बताते हैं, लेकिन अपने जो बात करते हैं तो गुणों के अंदर बात करें तो आनुवंशिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए, कोई भी बीज हो उसकी आनुवंशिक शुद्धता क्या है, 100% होनी चाहिए, एक चीज। इसके बाद में अगर बात करते हैं अपन भौतिक शुद्धता, तो भौतिक शुद्धता भी क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, लेकिन 98 अपन किसके अंदर मानते हैं, आधार और प्रमाणित बीज में। अंकुरण प्रतिशत ये इंपॉर्टेंट है
ये आपको अलग से अपन देखेंगे कि अलग अलग क्रॉप्स के अंदर क्या होता है, अंकुरण प्रतिशत अलग अलग होता है। यहाँ अपन सिंपल देखते हैं, अभी देखेंगे कि कौन सी क्रॉप्स के अंदर किस फसल में अंकुरण प्रतिशत कितना होता है वो अपन देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर अंकुरण प्रतिशत के अंदर अगर जैसे मान लो कि अपने को निकालना पड़ता है तो भौतिक शुद्धता या अंकुरण प्रतिशत दोनों का फॉर्मूला अपन पढ़ लेते हैं। तो अगर भौतिक शुद्धता जिसको अपन फिजिकल प्योरिटी बोलते हैं, पीपी फिजिकल प्योरिटी, तो फिजिकल प्योरिटी की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है शुद्ध बीज का भार बटा बीज नमूने का भार इंटू 100। क्लियर। यहां पर अगर अपन भौतिक शुद्धता की बात करते हैं तो भौतिक शुद्धता का फॉर्मूला क्या हो गया, यहां पर भौतिक शुद्धता का फॉर्मूला हुआ शुद्ध बीज का भार और बीज नमूने का भार, ये दोनों इनके द्वारा अपन निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को कहा जाता है कि जो सीड सैंपल है वो कितना है 100 ग्राम है और उसके अंदर अशुद्धियां है वो 3 ग्राम है। अशुद्धियां कितनी है 3 ग्राम। तो अगर अपने को अशुद्धियों को निकाल देंगे तो शुद्ध बीज का भी भार आ जाएगा। तो जो सीड सैंपल था, बीज नमूना था, उसका भार कितना है 100 ग्राम है। तो यहां 100 में से 3 निकालेंगे तो 97। क्लियर। तो 97 ग्राम क्या आ गया, ये शुद्ध बीज आया। अब शुद्ध बीज 97 आ गया तो अपन इसके द्वारा निकाल सकते हैं, इसको यहां फॉलो कर सकते हैं। जैसे 97 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू 100। तो यहां पर किसी भी बीज नमूने की जो अपन ने लिया है वो कितना आ गया 97%। क्लियर। यानी कि अगर भौतिक शुद्धता की बात करते हैं तो शुद्ध बीज का भार बटा बीज नमूने का भार इंटू 100। तो 3 ग्राम अशुद्धियां हैं, 3 ग्राम को अपन क्या करते हैं, जो सीड सैंपल है उस सीड सैंपल में से उसको घटा देते हैं। तो 97 आया तो अपने पास में क्या हो गया, जो भौतिक शुद्धता आई वो 97%। अब बात करते हैं अंकुरण प्रतिशत की। तो अंकुरण प्रतिशत का देखते हैं। अंकुरण प्रतिशत बराबर, अंकुरण प्रतिशत के अंदर क्या होगा, अंकुरित बीजों की संख्या, अंकुरित बीजों की संख्या और कुल बोए गए बीजों की संख्या। कुल बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। सिंपल है, जितने अपन ने बीज कुल लगाए, जैसे मान लो कि अपन ने 100 सीड लगाए हैं या 80 सीड लगाए हैं, 50 लगाए हैं, कितने भी सीड जो अपन ने लगाए हैं उनमें से कितने बीज अंकुरित हुए और कितने अपने टोटल लगाए थे, उसको अगर देखते हैं तो उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, अंकुरण प्रतिशत। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा है, यहाँ पर अलग अलग फसलों के अंदर अंकुरण प्रतिशत अलग अलग होता है, वो चीज अपने को देखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं 90%, क्योंकि इस तरीके से बताता हूं जिससे आप इजीली इसको याद कर सको। 85, फिर आ जाएगा 80, फिर आ जाएगा 75 और फिर आ जाएगा 70 और उसके बाद में आ जाएगा 65 और उसके बाद में आप और ज्यादा याद करना चाहो, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी 60%। ये अपन ने लिख लिया तो इसी से अपने को ये याद भी हो जाएगा। कैसे याद करना है वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले 90 यहां पर आपको लिख देना है मक्का। क्लियर। यानी कि जो आपके सीरियल्स हैं उन सीरियल्स को आप एक बार याद कर लो तो इजीली आपको सारी चीजें हैं वो याद हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, मक्का, यहां पर लिखते हैं गेहूं, और अगर गेहूं आएगा तो गेहूं के साथ में क्या आएगा, जो भी आएगा। अगर यहाँ पर अगर 80 में बात करते हैं अपन पहले सीरियल्स लिखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पर अपने को क्या करना है, धान करना है, धान के साथ में आपको क्या कर देना है, जवार कर देना है। इसके बाद में 75% के अंदर आपको बाजरा करना है और इसके बाद में अब ये जो बचे हैं 65 के अंदर, क्योंकि 75 और 70 इन दोनों को आपको याद करना है और जो बाकी की क्रॉप्स है मैं उसको उसी तरीके से आपको बता दूंगा। 65 के अंदर आपको क्या कर देना है, कपास कर देना है, भिंडी कर देना है। क्लियर। और इसके बाद में अगर 60 की बात करते हैं तो कद्दू वर्गीय, क्या जाएगा, कद्दू वर्गीय। अब सिंपल
यहां पर जो अपन देख रहे हैं दोनों दो चीजें मैंने मार्क की हैं, एक 75% और एक 70, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अपने को क्या करना है, दो चीजें अपने, क्योंकि सीरियल्स आ गई और जो मेजर क्रॉप्स थी वो आ गई। अब यहाँ पर अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि इसको कैसे याद करें। तो दो चीजें, एक होती है अपने दाल वाली और एक तेल वाली। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पर दाल वाली। तो दाल वाली के अंदर जैसे मान लो कि अपन ने यहाँ क्या जैसे मूंग कर दिया, ठीक है। तो आप यहां पर इसको एक चीज याद रखिए कि जो दाल वाली है वो किस ग्रुप में जाएगी, वो 75 में जाएगी। और इसके अंदर दाल वाली में से एक आपको निकालना है, वो है चना। चने को आप क्या कर दोगे, सिंपली 85 में भेज दो। तो चना, वैसे गेहूं और जो था, लेकिन चना किस में आया, 85 में आ गया। यहां पर मूंग यानी कि दाल वाली 75 के ग्रुप में जा रही है सारी की सारी क्रॉप्स, लेकिन एक चना अपने को किस में भेज देना है, 85 में। अब यहां तेल वाली, जैसे मान लो कि मूंगफली की बात करते हैं, यहां पर मूंगफली आया, तो यहां फिर मैं मार्क कर देता हूं, यहां पर आपकी दाल वाली जो जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको आपको क्या करना है, 75 के ग्रुप में रखना है। और जो मूंगफली है उसको अपने को क्या करना है, 70 के ग्रुप में। यानी कि तेल वाली कहां जाएगी, यहां पर अच्छे से याद कर लीजिए इसको, क्योंकि सारी क्रॉप्स को आप अच्छे से याद नहीं कर पाओगे, सभी का ना एग्जाम्पल मिलता भी नहीं है। लेकिन आप ऐसे याद रखो कि 75 में सारी दाल वाली चली जाएंगी और 70 में आपके तेल वाली चली जाएंगी। ये हो गया इनका अंकुरण प्रतिशत, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये चीज पूछी जाती है, आप इसको अच्छे से याद कीजिए। इसके बाद में अंकुरण प्रतिशत के बाद में अपन ने रियल वैल्यू की बात की थी, तो रियल वैल्यू की बात करते हैं। रियल वैल्यू वास्तविक उपयोगिता मान। यहां आपको सिंपल इतना ही ध्यान रखना है कि पहले तो वास्तविक उपयोगिता मान कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, देखो दो चीजें अपन ने देखी थी, एक आपका अंकुरण प्रतिशत है और एक भौतिक शुद्धता। तो देखो यहां पर अंकुरण प्रतिशत गुणा भौतिक शुद्धता, यानी कि आपका जीपी, और यहां पर आ जाएगा पीपी यानी कि फिजिकल प्योरिटी, डिवाइडेड बाई 100। क्लियर। और इसके अंदर अगर अपने क्वेश्चन आता है तो कितना वास्तविक उपयोगिता मान होना चाहिए, तो हमेशा वास्तविक उपयोगिता मान 75 से ज्यादा ही होना चाहिए, तभी है ना उस सीड को अपन क्या मानेंगे, उत्तम बीज की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद में यहां पर ओज की बात है, तो ओज का अर्थ होता है विगो। अगर कोई भी बीज सुडोल है, या अपन ये कह सकते हैं कि उसके अंदर बीज चमकीला है, सुडोल है, तो उससे जो नर्सरी यानी कि जो पौधा अपने को मिलेगा, जो फसल अपने को मिलेगी वो अच्छी होगी। तो यहां पर बीज ओज का होना भी जरूरी है। ये थे आपके भौतिक गुण। भौतिक गुण के बाद में बीज के अंदर एक टॉपिक आता है, वो है आपके सुषुप्तावस्था। सुषुप्तावस्था, डोरमेंसी। अगर आप डोरमेंसी की बात करते हैं, सबसे पहले डोरमेंसी किसको कहेंगे, बीज में सभी चीजें होते हुए भी अगर उसका अंकुरण नहीं हो पाता है तो उसको कहते हैं अपन सुषुप्ता अवस्था। अब सीड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी सीड को लगाते हैं, कुछ सीड ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक उगते हैं, कुछ सीड ऐसे होते हैं, जैसे अगर बाजरे का सीड या मूंग का सीड है, वो क्या होगा, मूंग है, वो अपने अगर मूंग की कटाई के समय अगर बारिश आती है और मूंग का अगर सीड भीग जाता है फलियों के अंदर, तो फलियों में ही उग जाता है। इसका अर्थ है कि उसमें सुषुप्तावस्था नहीं होती। अगर गेहूं का सीड हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर भीग भी गया तो उसके अंदर वो अंकुरण नहीं होता, इसका मतलब उसमें सुषुप्तावस्था लंबे टाइम तक होती है। बाजरा कुछ दिनों के बाद में अगर आप देखोगे तो बाजरे को हार्वेस्टिंग के कुछ दिनों बाद में अगर अपन उसको नमी देते हैं तो वो उग जाता है, उसमें सुषुप्तावस्था कम अवस्था के लिए होती है, कम टाइम के लिए होती है। तो डोरमेंसी, सभी चीजें सही होते हुए भी अंकुरण नहीं होना, वो किस में आता है, आपके डोरमेंसी में आता है। अब डोरमेंसी, इसको डोरमेंसी तोड़ने के उपाय, अब ये किसके आधार पे होते हैं, ये आपके जैसी डोरमेंसी है उसी के आधार पे होगा। तो अब डोरमेंसी एक हो सकती है आपके कोई भी भौतिक कारण हो सकता है। भौतिक कारण का अर्थ है जैसे हार्ड सीड कोट,
कोई भी बीज है, जैसे अगर आंवले की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, जो बीज चोल होता है यानी कि चारों तरफ का आवरण होता है वो बहुत ही कठोर होता है। तो यहाँ तोड़ने के उपाय उसी के आधार पे बताते हैं। एक है आपके, मैं यहाँ पर आपको अंग्रेजी में बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक है आपके स्केरिफिकेशन, हिंदी में कहते हैं इसको खुरचना, और एक होता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन ये है आपके स्तरण, और तीसरा है रासायनिक पदार्थ। क्लियर? अब तीन चीजें हो गई। अगर कोई भी भौतिक कारण है, जैसे भौतिक कारण का मतलब हार्ड शीट कोर, कठोर आवरण। अगर कठोर आवरण है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको अपन क्या करते हैं, उसको खुरसते हैं, यानी कि जो ऊपर का आवरण है। क्योंकि बीज का अगर अंकुरण होना है तो बीज का अंकुरण किसके आधार पे होगा, बीज में जब तक नमी नहीं पहुंचती वो आपकी उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, वो एक्टिवेट नहीं होंगे, और जब तक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे बीज का अंकुरण नहीं होता। तो अगर भौतिक कठोर आवरण है, कोई भी फिजिकल बैरियर है, कठोर आवरण है, तो उसके अंदर नमी नहीं पहुंच पाती, और नमी नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, उसका जो अंकुरण है वो नहीं होगा। तो उसके कारण अपन क्या करेंगे, उसको खुरचने का काम करते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन स्तरण, बीज को तापक्रम पर। अब आपके बुक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो लो टेम्परेचर ही बता रखा है, उपचारित करना। अब आपके बुक्स के अंदर क्या होगा, यहां पर अगर देखोगे किसी भी बुक में तो आपको केवल और केवल लो टेम्परेचर बता रखा है, लेकिन वैसे देखा जाए ना दोनों ही तरीके होते हैं, हाई टेम्परेचर भी होता है और लो टेम्परेचर भी होता है। अगर जैसे मान लो कि यहां देखेंगे तो यहां पर क्या करते हैं 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर लो टेम्परेचर की बात करें जो आपके बुक्स में मिलता है। वैसे देखा जाए तो मोर देन, बुक्स के अंदर आपको ये चीज नहीं मिलेगी, लेकिन अगर 45% से ज्यादा पर उपचारित करते हैं 24 आवर्स के लिए तो वो भी किस में आता है, अपने स्तरण में आता है। लेकिन मोस्टली आपकी बुक्स के अंदर केवल और केवल लो टेम्परेचर मिलता है, तो लो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको उपचारित करना। ये जो आपके स्तरण प्रयोग किया, यहां पर क्या रीजन था, यहां पर भौतिक कारक, और यहां पर क्या होगा, ये फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल यानी कि कारिकीय। कोई भी बीज जिसके अंदर उसका जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि उसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया गेहूं के अंदर अगर आप देखोगे तो गेहूं को वापस उगाने के लिए आपको लो टेम्परेचर पर जाना पड़ेगा, तो वो किसके कारण से हुआ, वो उसका क्या हो गया, कारिकीय कारक हुआ। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर आंवले के अंदर बात करते हैं तो वो किसके कारण से हुआ, कठोर आवरण के कारण से हुआ। इसके बाद में रासायनिक पदार्थ, तो रासायनिक पदार्थों के अंदर सबसे पहले अगर बात करते हैं अपन KMnO4। अगर आपके कोई भी पीजीआर का अर्थ होता है पादप ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि पादप हार्मोन। अगर पादप हार्मोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पादप हार्मोन के अंदर क्वेश्चन आता है, पादप हार्मोन की बात करते हैं तो पादप हार्मोन के अंदर आ जाएगा आपके GA3, इसको मार्क लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर GA3 की बात करें, कौन सा पादप हार्मोन है जो क्या करेगा, जो डोरमेंसी को तोड़ता है यानी कि सुसुप्तावस्था को जो हटाता है, वो आ जाएगा आपके GA3। अगर अपने रासायनिक पदार्थों की बात करते हैं तो KMnO4 काम में लिया जाता है। इसके अलावा वाइबिलिटी की बात आती है, एक चीज इसके अंदर आता है, यहां पर लिख दिया, अगर बीज के अंदर जीविता परीक्षण करना है तो जीविता परीक्षण अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मली या तो वो बीज को अंकुरित बीज के आधार पे कर सकते हैं, या फिर यहां पर आता है टेट्राजोलियम परीक्षण। टेट्राजोलियम परीक्षण, यहां पर टेट्राजोलियम जो आता है वो है आपके 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ये इसका पूरा नाम है, टेट्राजोलियम क्लोराइड, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड।
इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, बीज की वाइबिलिटी यानी कि जीविता टेस्ट करते हैं। तो ये हो गया अपने इसके अंदर जीविता का। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हिस्से के अंदर बीज के अंदर जो पार्ट बचता है वो है एक, जब बीज उत्पादन करते हैं चाहे किसी भी श्रेणी का हो तो बीज उत्पादन करेंगे तो एक अपने इसके अंदर जो आता है वो है आपके पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी यानी कि आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस किसको कहते हैं, यानी कि पृथक्करण दूरी। जब भी किसी भी किस्म का बीज उत्पादन करना होता है, कोई भी क्रॉप हो, अगर दो वेराइटीज को अगर अपन पास में लगाते हैं, उस कारण से क्या होगा, उसके अंदर जो आनुवंशिक शुद्धता है, क्योंकि संकरण की संभावना रहती है, उस कारण से क्या होगा कि जिसके अंदर जो स्वपरागित है उसके अंदर अपने को दूरी कम रखनी होती है, जो परपरागित है उनके अंदर दूरी ज्यादा रखनी होती है। तो यहाँ पर जो पृथक्करण दूरी है वो किसको कहेंगे, आनुवंशिक शुद्धता। आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए दो किस्मों में, दो किस्मों के मध्य जो दूरी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, पृथक्करण दूरी कहते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया कि स्वपरागित में दूरी कम रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें स्वपरागण हो रहा है, परपरागित में दूरी ज्यादा रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके अंदर क्रॉस होने की संभावना रहती है, इनकी एक किस्म का दूसरी किस्म के साथ में संकरण हो सकता है, पोलन एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, तो उनमें दूरी ज्यादा रखते हैं। तो इसको याद करने का सिंपल एक तरीका है, यहां पर सबसे पहले दोनों ही चीजों के लिए, जैसे फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड, मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है कि जब फाउंडेशन और सर्टिफाइड, फाउंडेशन सीड में जितनी दूरी रखते हैं यानी कि आधार बीज में जितनी दूरी रखते हैं उसकी लगभग आधी दूरी किसमें रखी जाती है, प्रमाणित बीज में रखी जाती है। अब इसको याद करने का यहां सबसे पहले देखो 3 मीटर मैं आपको बताता हूं, जैसे सिंपली आपने जो अंकुरण प्रतिशत याद किया था वैसे ही इसको याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपके जरूर आता है। तो यहाँ पर 3 मीटर, फिर इसके बाद में 10 मीटर, फिर इसके बाद में 50 मीटर, फिर इसके बाद में आ जाएगा आपके, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है 100 मीटर। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि किसी का भी पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में है 400 मीटर, फिर इसके बाद में आ जाएगा, यहां मार्क करके लिख रहा हूं 400 मीटर में किसमें होगा और अपने को करना क्या है। तो यहां पर एक चीज मार्क आ रही है, वो आ रही है 1000 मीटर। क्लियर। हालांकि अगर आपको मक्का में पूछा जाता है तो मक्का के अंदर भी बता देता हूं आपको, यहां पर आ जाएगा 600 मीटर। ये लो, अब यहां पर दो चीजें अपन ने ऐड की हैं, इसके बाद में अपने जो 1000 से ज्यादा है वो आ जाएंगी, तो 1500 मीटर। लेकिन जो सब्जियों की बात करते हैं, सब्जियों के अंदर अपना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो क्रॉप के अंदर पूछा जाएगा वो अपने इसी के अंदर से पूछा जाएगा। अब सबसे पहले अपन ने लिखा है 3 मीटर, तो जितनी भी स्वपरागित हैं, स्वपरागित के अंदर गेहूं स्वपरागित है, धान स्वपरागित है, मूंगफली स्वपरागित है, सोयाबीन स्वपरागित है। तो जितनी भी आपके स्वपरागित फसलें हैं उनके अंदर 3 मीटर की दूरी रखी जाती है फाउंडेशन सीड के लिए और 3 मीटर रखी जाती है आपके सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित बीज के लिए। अब चना खुद एक स्वपरागित है लेकिन उसमें परपरागण की कुछ संभावनाएं रहती हैं, इसलिए उसके अंदर 3 मीटर की जगह अपन क्या करते हैं 10 मीटर की दूरी रखते हैं। फिर इसके बाद में कपास की बात करते हैं, तो कपास है, कपास स्वपरागित भी नहीं है, परपरागित भी नहीं है, वो है बहुधा परपरागित यानी कि ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड। तो यहाँ पर उसके अंदर 50 मीटर की दूरी रखी जाती है। अगर अपन तिल की बात करते हैं तो तिल के अंदर आपके 100 मीटर रखा जाता है। अब 400 मीटर की बात आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है आपके। और यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी परपरागित है उनके अंदर 400 मीटर की दूरी रखी जाती है। आपको एक भी चीज याद नहीं करनी है, जैसे सिंपली आपके सभी बुक्स के अंदर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सिंपली ये ध्यान रखना है जो भी परपरागित, फॉर एग्जांपल किसी भी बुक में आपको यहाँ पर अगर जैसे मान लो कि मैं मक्का, जवार,
बाजरा, अगर ये लिखता हूं तो आपको ये बुक्स में मिल जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने कहा कि परपरागित, जैसे आपके सूरजमुखी, ये आपको किसी भी बुक में एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी परपरागित फसलें हैं, उन परपरागित फसलों के अंदर आपको क्या करना है, 400 मीटर की दूरी रखनी है सभी फसलों के अंदर। अब 400 मीटर के अलावा तो यहाँ पर मैंने मार्क किया है एक आपके बाजरे के अंदर, इसको आप मार्क कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके हाइब्रिड बाजरा होता है, संकर बाजरा होगा, संकर बाजरे का उत्पादन करना है, उसके अंदर अपने को दूरी कितनी रखनी होती है? वैसे बाजरे में कितनी है, 400 मीटर है, लेकिन अपने को संकर बाजरे के उत्पादन के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 मीटर की दूरी रखनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपको जो मक्का अपने बात कर रहे थे, अगर उसके अंदर मक्का के अंदर 400 मीटर रख रहे हैं, लेकिन अगर संकर मक्का, ये भी आपको नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें याद कर लेना। यहाँ पर संकर मक्का के अंदर 600 मीटर की दूरी रखी जाती है, किसके लिए, आधार बीज के लिए। आपके सर्टिफाइड सीड के अंदर, हालांकि संकर बाजरे में अपन 1000 कर रहे हैं, 400 की जगह कितना कर रहे हैं संकर बाजरे में, 1000, लेकिन यहाँ पर आपके जो सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित बीज है, उसके लिए 200 मीटर की दूरी पर्याप्त रहती है। क्योंकि फाउंडेशन के अंदर ज्यादा दूरी इसलिए रखी जाती है क्योंकि फाउंडेशन सीड के द्वारा किसका उत्पादन होता है, वो होता है आपके प्रमाणित बीज का। अगर यहाँ पर अगर आनुवंशिक शुद्धता कम होती है तो वो सर्टिफाइड में बहुत ज्यादा हो सकती है, इस कारण से इसमें दूरी ज्यादा रखी जाती है और सर्टिफाइड में उसकी दूरी कम होती है। तो ये अपने बीज का जितना भी पार्ट था, वो पूरा का पूरा पार्ट, चाहे वो उसके भौतिक गुण हो, श्रेणियां हो, या उसके अंदर आपके पृथक्करण दूरी हो, सारी की सारी। लेकिन दो चीजें इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइसोलेशन डिस्टेंस, दूसरा जो श्रेणियां है उसके अंदर उसके गुण, और तीसरा है आपके अंकुरण प्रतिशत। ये 3 में से क्वेश्चन जरूर आता है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको आप तैयार कर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये अपने बीज का पार्ट था। थैंक यू।